हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे अपने चैप्टर थर्ड यूनिट थर्ड के अंदर यूनिट थर्ड में चल रहे हैं अभी हम, और दो चीज़ें हम कर चुके हैं इसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। तो आज हम थर्ड चीज़ करेंगे और थर्ड का नाम है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के टॉपिक को आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection 45 of Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51%, देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by state government and partly by one or more state government and include a company which is a subsidiary of a government company। तो देखिए लिखने में तो बड़ा लेंथी एक तरीके से मीनिंग बताया है, पर सिंप्लीफाई अगर इसको हम करें तो इसका जो मेन मीनिंग है वो यही बनता है कि गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी जब कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जब किसी भी एक सरकार का, अब वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो सरकार एक स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल और स्टेट दोनों हो सकती हैं, और कोई भी सरकारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जिसको हम सहायक कंपनी कहते हैं वो भी हो सकती है। तो ये इनमें से कोई भी रूप हो, इन रूपों में से या इन रूपों के द्वारा उस कंपनी के अंतर्गत कम से कम 51% शेयर होल्डिंग पावर होनी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट जो कंसंट्रेशन है वो 51% शेयर होल्डिंग पावर पर है। अब वो ये जो शेयर होल्डिंग पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, सेंट्रल और स्टेट दोनों की हो सकती है, एक स्टेट से ज़्यादा की भी हो सकती है और किसी सब्सिडरी कंपनी की भी हो सकती है। तो इनके पास जो मालिकाना हक होता है वो कम से कम 51% होना चाहिए, 100% तक भी जा सकता है, इसीलिए मिनिमम वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये तो था कि गवर्नमेंट कंपनी को कब हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज़ नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन वही है जो हम पहले इससे पहले वाले चैप्टर में जहाँ पर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था वहाँ पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है। कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, प्रीफ्यूचर उसकी सेक्शन है, कॉमन सील है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन उसको कहा गया कि तो जो भी डेफिनेशन वहाँ हमने पढ़ी थी सेम एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी। बस यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पावर है वो एटलीस्ट 51% किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, उसकी मैनेजमेंट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट कंपनी पर, जैसे एक नॉर्मल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थे, तो वो उसी तरीके से सेम जो हैं इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी दोनों तरीके से बन सकती है। दो प्रकार की कंपनी हमने पढ़ी थी, एक को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं और एक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी अपना जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक मैंने कराया था तो उसमें इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है, आप उसके थ्रू इनको समझ सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कब बनती है और प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बनती है। तो सरकारी कंपनी दोनों हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। नीचे मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जो इस समय हमारे देश के अंदर कुछ वो कंपनी है जो हमारे देश के अंतर्गत गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जो है वर्किंग है। अब वो चाहे भारत पेट्रोलियम हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, गेल हो, ठीक है, HAL हो, नाल्को हो, MTNL हो, इंडियन ऑयल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, NMDC हो, NTPC हो, भारत इलेक्ट्रिक हो और ONGC हो, पावर ग्रिड हो, REC हो या सेल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो और SCL हो। तो ये सारी कंपनी जो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में दे रखी हैं ये सब वही गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनके अंदर शेयर होल्डिंग पावर कम से कम 51%
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट या किसी सब्सिडरी कंपनी के पास है, तो उसके थ्रू ये बनी हुई कंपनी है जो ऑलरेडी इस समय वर्किंग है हमारे देश के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। ए गवर्नमेंट कंपनी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 51% शेयर होल्डिंग पावर इनके पास होती है। तो ये उस कंपनी को, जो वो कंपनी फॉर्म हुई है जितनी अभी हमने पीछे दिखाई, यहाँ पर क्योंकि 51% शेयर होल्डिंग पावर सरकार के पास है तो सरकार के पास इसका कंट्रोल है। सरकार मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होती है। जो शेयर ये होते हैं 51% कम से कम, ये परचेज किसके नाम से किए जाते हैं? तो ये परचेज होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम चलें तो आगे कहा जाता है कि सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर हो शेयर होल्डर, क्योंकि 51% शेयर होल्डिंग पावर उसके पास है तो उसके पास इसका कंट्रोल भी है इस कंपनी को चलाने का और इसकी मैनेजमेंट भी इन्हीं के पास है। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो भी किसके थ्रू होंगे? सरकार के थ्रू होंगे, या सरकार ही उसको करेगी, मैनेज सरकार करती है। तो ये होती है हमारी सरकारी कंपनी। अब आते हैं फीचर्स पर, क्योंकि फीचर, मेरिट और लिमिटेशन तीन ही चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम फीचर पढ़ते हैं। तो पहला फीचर हमें ये बताता है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो ये सरकारी कंपनी बनती है या तो ये कंपनीज एक्ट 2013 जो इस समय एप्लीकेबल है इसके अंतर्गत बनी होगी, या इससे पहले के जो लॉ थे जिसमें आपसे पहले 1956 का लॉ था उसके अंतर्गत, और उससे पहले वाले लॉ भी मैंने आपको जो मेरी कंपनी वाली वीडियो है उसके अंदर बता रखे हैं। तो उनमें से किसी भी एक लॉ के अंतर्गत सरकारी कंपनी को बनाया जाता है, वो नियम एप्लीकेबल उनके ऊपर होते हैं। कंपनी क्या कर सकती है? कोई भी केस कर सकती है, कोई मुकदमा कर सकती है कोर्ट में किसी के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, और थर्ड पार्टी भी कंपनी के अगेंस्ट मुकदमा कर सकती है, क्योंकि ये एक लीगली फॉर्म्ड कंपनी है तो उसके ऊपर केस किए जा सकते हैं और वो दूसरों के ऊपर भी केस कर सकती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकती है, मतलब कि कोई भी अनुबंध या एग्रीमेंट साइन कर सकती है, और वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है अपने नाम से। अपने नाम का मतलब क्या है कि अगर BHEL है और BHEL कहीं पर कोई लैंड एक्वायर करना चाहती है तो ये अपने नाम से, मतलब कि BHEL अपने नाम से क्या कर सकती है? लैंड को एक्वायर कर सकती है। तो ये इसके पास एक फैसिलिटी है या एक फीचर है सरकारी कंपनी का, जो एक नॉर्मल कंपनी में भी होता है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। जैसे कंपनीज एक्ट में प्रोविजन लिखे हैं कि एक कंपनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होता है, जिनका एक तरीके से चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद इनको सेलेक्ट किया जाता है और ये फिर कंपनी के संचालन को देखते हैं। तो वो काम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा जैसे एक नॉर्मल कंपनी में होता है। जैसे कंपनीज एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी है। अब इसीलिए उन्होंने लिखा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से चलेंगी। द एम्प्लॉई जो कंपनी के होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं? मेमोरेंडम में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो कंपनी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन सब वो किस में लिखे होते हैं? या तो MOA में, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जहाँ पर आपने पढ़ा है। ये भी टॉपिक मैं ऑलरेडी आपके साथ यूट्यूब वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसको AOA कहते हैं। ये इंटरनल रूल स्पेसिफाई करता है एम्प्लॉई से संबंधित। तो यहाँ कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं, यहाँ कंपनी के जो बाहरी व्यक्तियों से रूल हैं, जहाँ एक्सटर्नल रिलेशनशिप हैं, वो यहाँ पर मेंशन होते हैं। यहाँ इंटरनल रिलेशनशिप होती है और यहाँ पर एक्सटर्नल। तो इनके थ्रू ही एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हीं के अंतर्गत लिखे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दीज कंपनी आर एग्जेम्प्टेड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक नॉर्मल कंपनी के पास नहीं थी। तो ये आपको समझना यहाँ पर जरूरी है कि इनको अकाउंटिंग और ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर से एग्जेम्पशन मिली हुई है, छूट मिली हुई है। तो क्या फिर इनके अकाउंट ऑडिट नहीं होते? नहीं होते हैं।
एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और उसको फिर प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बनी हुई कंपनी है, और विधानसभा में जब जाता है जब वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन बनी हुई कंपनी होती है। तो ऑडिटर अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एनुअल रिपोर्ट बनाता है, वो या तो पार्लियामेंट या विधानसभा में पेश की जाती है। ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। आपने देखा है कि कम से कम 51% शेयर सरकार के पास है, तो इतना पैसा तो सरकार के थ्रू कम से कम आता है। ज़्यादा की लिमिट आपको पता ही है कि वो 100% तक जा सकती है। और बाकी जितना भी बचता है, अगर मान लिया सरकारी ने 75% शेयर अपने पास रखे हैं, तो 25% शेयर होल्डिंग पावर कहाँ से आ रही है? प्राइवेट से। तो इनके पास जो पैसा आता है, फंड आता है कैपिटल के रूप में, वो या तो सरकार से आता है या जो प्राइवेट शेयर होल्डर हैं उनके थ्रू आता है। इनको परमिशन दी गई है कि आप अपने शेयर कैपिटल मार्केट में क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। पर ये आपको पता होना चाहिए कि कब हो सकता है? सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप पब्लिक को जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड अगर सरकारी कंपनी है तो उसको परमिशन है अपने शेयर होल्ड जो है मार्केट में, कैपिटल मार्केट में बेचने की या जारी करने की। तो ये धन जुटा सकती हैं, लोगों से भी धन इकट्ठा किया जा सकता है। अब आते हैं इसके गुण, या जिनको हम कहते हैं मेरिट्स, फायदे। एक अच्छी कंपनी के क्या फायदे हैं गवर्नमेंट कंपनी के? तो पहला आया कि इनको कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं कराना, बिना किसी स्पेशल एक्ट। जो किस में जरूरी था? ये किस में जरूरी था? ये जो जरूरी था, ये जब हमने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पढ़ा था, जब जरूरी था। तो जब हमने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पढ़ा था, तो संसद से स्पेशल एक्ट पास होता था पार्लियामेंट से, जब वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बन पाता था, जिसको हम वैधानिक निगम कहते हैं। तो वैधानिक निगम बनाने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी? कि आपको संसद से एक स्पेशल एक्ट पास करवाना था। तो वो उसकी ज़रूरत यहाँ तो थी, पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है। कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं करना पड़ना। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एक कंपनी को जैसे फॉर्म किया जाता है, जो प्रोसीजर है बस हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो वो हमारी कंपनी बन जाएगी। तो कोई स्पेशल एक्ट पास कराने की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये पॉइंट आप कई बार पढ़ चुके हो कि उसके जो मालिक है, ओनरशिप राइट जो है, ठीक है, मालिक और कंपनी दोनों अलग अलग हैं। कंपनी अलग अस्तित्व रखती है अपना, और मालिक अलग है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मालिक एक रियल व्यक्ति है। तो इन दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगला है ऑटोनोमी इन ऑपरेशन, क्योंकि 51% जो शेयर होल्डिंग पावर है वो सरकार के पास होती है, तो इसीलिए सरकार उसको ऑटोमेट करती है। उस पर सरकार का एक नियंत्रण होता है कि जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन लिए जाएंगे वो अपने हिसाब से लिए जाएंगे, सरकार के हिसाब से लिए जाते हैं। तो जो भी उनको लगता है अपना बिजनेस प्रूडेंस, मतलब कि व्यावसायिक विवेक, उसके अनुसार वो डिसीजन लेते हैं। सरकार डिसीजन लेती है, सिंपल सा मीनिंग इसका ये है। नेक्स्ट आता है कि सरकार इस कंपनी को इसलिए बनाती है जिससे ये गवर्नमेंट जो है वो मार्केट पर कंट्रोल कर सके, और जो अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस होती हैं उसको रोका जा सके। उसी में एक होती है, क्या कहते हैं, देखो आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने बाजार की एक फॉर्म देखी होगी जिसको हम एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार का मतलब होता है ऑटोनोमी। ठीक है, एक इंसान के हाथ में पावर आ जाना। ठीक है, वो यहां पर नहीं होता, क्योंकि सरकार क्या करती है, जो हैवी इन्वेस्टमेंट जहां पर होती है, जहां पैसे की जरूरत ज्यादा होती है,
ठीक है, जहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, और अगर ज़्यादा लगाना पड़ता है तो वहाँ कम कंपनीज होती हैं। अब ऐसे बिजनेसेस आप देखो जितने भी, अगर आपने पीछे गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल देखे थे, तो या तो वो ऑयल की फील्ड में है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ऑयल की फील्ड में है, या इलेक्ट्रिक की फील्ड में है, वहाँ पर भी पैसा हैवी इन्वेस्ट करना पड़ता है, या स्टील वगैरह के फील्ड में है। ये सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट हैवी चाहिए। तो अगर यहाँ सरकार अपना कंट्रोल ना रखे और इसको प्राइवेट हाथों में पूरी तरह से दे दे, अभी कुछ कंपनी है जो स्टील के अंदर, टाटा स्टील है, तो टाटा कंपनी वर्किंग है ऑलरेडी स्टील के अंदर, साथ ही साथ रिलायंस भी वर्किंग है, ठीक है। बट अगर सरकार वहाँ से अपना हिस्सा खींच ले तो इनकी ऑटोनॉमी हो जाएगी, इनका उस मार्केट पर एकाधिकार हो जाएगा। तो फिर ये क्या करना शुरू कर देते हैं, शोषण करना शुरू कर देते हैं, किनका, जो ग्राहक होते हैं उनका। तो शोषण को बचाने के लिए, मार्केट पर अपने कंट्रोल को रखने के लिए, और अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस ना आए मार्केट में, इसलिए सरकारी कंपनी क्या करती है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इनका उद्देश्य ये होता है सरकारी कंपनी को बनाने का। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सीमाएं आती हैं, लिमिटेशन आती हैं, कमियां आती हैं। तो हर व्यक्ति हो, कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं जो उसको डाउन करते हैं। तो यहाँ पहला ये है कि कंपनी एक्ट जो है कोई ज़्यादा रेलिवेंस नहीं रखता, क्योंकि कंपनी एक्ट ने भी किसने बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने, और ये कंपनी को चला भी कौन रहा है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल बनाती है, तो इसीलिए रूल बना दिया कि भाई आपकी ऑडिटिंग नहीं होगी। ऑडिटिंग कौन करेगा, एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, वो भी किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वही आपके अकाउंट चेक करेगा, बाकी आपको ऑडिटिंग के जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो एक कंपनी को फॉलो करना होता है, वो नहीं करना होता। तो ऑडिटिंग ही एक सबसे इम्पोर्टेंट हथियार होता है सरकार का, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको कंट्रोल में रखने का, उनकी बिजनेस प्रैक्टिस को देखने का। और क्योंकि यहाँ पर सरकार खुद है, और सरकार ने ही उसको हटा दिया, उसको दूर कर दिया, और ऑडिटिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करेगी। तो इसलिए फिर कंपनी एक्ट की कोई ज़्यादा रेलिवेंस बचती नहीं है। तो पहली जो एक नेगेटिव जो थॉट है या अप्रोच है वो ये है कि कंपनी है पर कंपनी एक्ट का कोई ज़्यादा रेलिवेंस रहता नहीं है। फिर वही बात आई, इवेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवैधानिक जिम्मेदारियां होती हैं कि हम जो हैं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य करें, लोगों के पैसे का सही उपयोग करें, पारदर्शिता रखें, सही ढंग से काम करें। तो जब सरकार कंपनी होती है, सरकार ही ऑडिटर है, सब कुछ सरकार के हाथ में ही है, तो एक गवर्नमेंट को जो रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं रोल प्ले कर पाती, क्योंकि वो खुद ही दोनों तरफ होती है। तो उसके दोनों तराजू में खुद सरकार ही होती है, तो इसलिए सरकार किसी के प्रति आंसरेबल नहीं रहती है, ठीक है। अब वो डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है पार्लियामेंट के प्रति भी, पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट ऑडिटर पेश कर रहा है, वो ऑडिटर भी किसने अपॉइंट किया है, सरकार ने। तो दोनों ही जो तराजू के पलड़े हैं उसमें कौन है, सरकार है। तो इसलिए उनकी आंसरेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट के प्रति जो है उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती। तो वो एक डिफ़िकल्टी है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है, और इसका शायद लास्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव जो है कि एक कंपनी को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होता। रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट जो है खुद एक सोल शेयर होल्डर है। कई जगह पर गवर्नमेंट के पास 100% शेयर होल्डिंग पावर होती है। अगर 51% भी है तो भी मैनेजमेंट किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाती है। ऑडिटिंग उनकी होनी नहीं है, ठीक है, या होनी भी है तो कौन करेगा, उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया हुआ ऑडिटर। तो इसीलिए कंपनी होने के जो उद्देश्य थे कि कंपनी व्यवसाय में
जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी सरकार ने, जिससे पारदर्शिता रहे, फेयर रूप में वो कंपनी काम करे, वो यहाँ पर फुलफिल होती नहीं दिखती नॉर्मली का मतलब कब, जब हम दिशा कौन सी कर ले, नेगेटिव अप्रोच अपना ले। पॉजिटिव में तो देखा आपने कितने फ़ायदे हैं कि वो मार्केट को कंट्रोल भी करती है, वो भी करती है, तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट था। बट जब हम उसको नेगेटिविटी के साथ काम करने लग जाते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं। तो मेन पर्पस जो है गवर्नमेंट कंपनी का, जो दूसरी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, वो अपने आप में ही क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पलड़ों में कौन है, सरकार है। तो कंपनी होने का उद्देश्य हम पूरा नहीं कर पाते अगर दोनों तरफ हम ही हैं तो इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक, उसका मीनिंग, उसके फीचर और उसकी मेरिट्स एंड लिमिटेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सामने रखी। ये जो पीपीटी की पीडीएफ है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जिससे आप इनको नोट्स के रूप में यूज़ कर सकें। और वीडियो जब समझनी हो जब तो आप चैनल पे आ जाएं, नहीं तो आप इनको डाउनलोड कर इसको वैसे भी समझ पाएँ। तो दोनों तरीके से आपके लिए यूज़फुल रहेगा। चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।